यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू। बाय द वे चार्ज हमारे क्वेश्चन में गिवन है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसका फॉर्मूला क्या था? आप बोलेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10⁵ अब हमें निकालना है फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लेट। तो मान लीजिए ये है प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। अब force on plate 1 due to electric field produced by plate 2, that would be equal to charge on plate 1 times the electric field produced by plate 2, right? अच्छा, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगी। जैसे कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगी हमेशा। दिस इज E1। ओके, अब ये जो प्लेट 2 है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगी, बिकॉज दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज E2, इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो प्लेट्स के अंदर वाला जो रीजन है उसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फाइनली। सो E1 दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन बाहर क्या होगा? बाहर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हम अंदर से इंटरेस्टेड हैं। सो F12 दिस इज इक्वल टू, अब Q1 चार्ज ऑन प्लेट 1 इज Q एंड E2 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू गिवन है 10⁵, दिस इज E। So we write Q times E divided by 2 and Q is 1 microcoulomb 10⁻⁻6. This E is 10⁵ और इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फाइनली हमारे पास आया F12 दिस इज इक्वल टू 0.05 न्यूटन और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए ये जो हमने फोर्स निकाला दिस इज फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो F12 और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इस पे फोर्स है F21। ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। सो बेसिकली हमने मैग्नीट्यूड निकाला, वो दोनों के लिए सेम है 0.05 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन तो इनक्रेडिबल, मजा आ जाएगा। 3 long concentric conducting cylindrical shells have radii R2R and 2√2R. Inner and outer shells are connected to each other. The capacitance across the middle and the inner shells per unit length is. तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा डराता हूं। यहां पर हमारे पास में 3 सिलेंडर हैं बहुत लंबे लंबे। ये है इनर मोस्ट सिलेंड्रिकल शेल और यू कैन से सिलेंड्रिकल शेल, एंड देन वी हैव दिस मिडिल सिलेंड्रिकल शेल, और इसके बाद में आखिरी में हमारे पास में है आउटर मोस्ट सिलेंड्रिकल शेल। वाओ, व्हाट अ कलरफुल फिगर। यस, अब हमने करा क्या है कि ये जो सबसे अंदर वाला सिलेंड्रिकल शेल है इससे हमने बाहर वाले सिलेंड्रिकल शेल को कनेक्ट कर दिया, और ये जो मिडिल वाला है इसको कनेक्ट नहीं करा, हमने रहने दिया। अब ये कनेक्शन है, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा? अच्छा, ये है क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास में 2 कंसेप्ट है एक साथ। तो पहले मैं आपको एक एक करके कंसेप्ट समझाता हूं और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, हम आ रहे हैं कंसेप्ट पर। तो पहला कंसेप्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल शेल है ऑफ रेडियाई R1, दूसरा सिलेंड्रिकल शेल है ऑफ रेडियाई लेट्स से R2, और उसके बाद में लेंथ जो है वो हम L मान लेते हैं। तो आप बोलेंगे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स L डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1। ये फॉर्मूला हमने याद करा था, ठीक है, ये हमको याद आ गया। और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी हो तो आप L से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, L यहां से जाएगा और यहां पर आ जाएगा, बैम बैम, और ये आ गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। सो सिंपल। अब हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। तो दूसरे कंसेप्ट में आप मान लीजिए आपके पास है 3 प्लेट, प्लेट 1,
फिर उसके बाद प्लेट 2, और उसके बाद में लास्ट में आपके पास है प्लेट 3। ठीक है, और प्लेट 1 और 3 को आप कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, दिस इज पॉइंट लेट्स से बी, और 2 को आप कनेक्ट कर दीजिए कोई पॉइंट ए से। ओके, अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें? वेल, वेरी वेरी सिंपल। आप देखिए, हम जो सेकंड वाली प्लेट है उसको हम थोड़ा सा स्टाइल से बनाएंगे। इसको हमने ऐसे खोला और हम इसके सरफेसेस पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ओके, हम सरफेसेस पे ध्यान देंगे। तो हमने बनाया पॉइंट ए, ठीक है। अब 2 का एक जो सरफेस था जो कि 1 को फेस कर रहा था, उसको हमने यहां पर बनाया, और फिर यह है 1 का सरफेस। वाह, क्या बात है, तालियां तालियां। अब अगला जो है वो है 2 का दूसरा वाला सरफेस, और इसके अगेंस्ट हमने बनाया 3 का ये वाला सरफेस, इजंट इट? और फिर ये है पॉइंट बी। तो आप देख सकते हैं दो खूबसूरत कैपेसिटर्स, दे आर इन पैरेलल। यस, तो यहां से C इक्विवेलेंट क्या होगा? आप देखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C12 प्लस C23। हाँ, तो ऐसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो हमने देखे दो सुंदर सुंदर कंसेप्ट। अब इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों कंसेप्ट को कंबाइन करना है। तो यहां पर इन प्लेट्स के बजाय हमारे पास है 3 सिलेंडर्स, और हमने इनर मोस्ट को आउटर मोस्ट के साथ में कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ओके, यस, सो वी गेट द सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन। हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, एंड C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C12 प्लस C23। अब यहां पर 1 है इनर मोस्ट, 2 है मिडिल, एंड 3 इज द आउटर मोस्ट। सो फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। अब आइए यहां पर जरा वैल्यूज पुट करके देखें फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सो वी कैन से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब हम लिखते हैं C12। सो दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सम L डिवाइडेड बाय ln R2 बाय R1। सो दिस इज 2R डिवाइडेड बाय R। और उसके बाद में C23, so this is 2 pi epsilon naught times L divided by ln। अब आउटर मोस्ट सिलेंडर का रेडियस 2√2r डिवाइडेड बाय सेकेंड सिलेंडर का रेडियस विच इज 2r। और यहां से आप देख सकते हैं C इक्विवेलेंट पर यूनिट लेंथ, दिस इज कमिंग आउट टू बी, वी कैन सी 2 pi epsilon naught divided by ln2 प्लस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln। अब हमारे पास है √2, तो अगर आपके पास में अंदर √2 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर हाफ, और हाफ ln के बाहर आ जाएगा, कूद के बाहर आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस। सो फाइनली आप देख सकते हैं आपके पास में आंसर आ रहा है 6 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 कंसेप्ट्स, और फाइनल आंसर हमारे पास में आया 6 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ln2, एंड ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। था ना इनक्रेडिबल क्वेश्चन? अब आइए एक सिंपल क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहां पर हम कुछ एनर्जी वगैरह की बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बाय द वे, आपको फॉर्मूला याद है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का? यस, हाफ CV²। एक और फॉर्मूला है Q²/2C, तो उन्हीं को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। A 2 microfarad capacitor is charged as shown in the figure। तो 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया विद दिस 10 वोल्ट बैटरी। तो यहां पर आ गया कुछ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आ गया कुछ नेगेटिव चार्ज। द परसेंटेज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड आफ्टर द स्विच S इज टर्न टू पोजिशन 2। तो हमने स्विच को पोजिशन 2 पर ऐसे लगा दिया और पोजिशन 1 से हटा दिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये जो 8 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, इस पर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। ओवरऑल पूरे सिस्टम पर चार्ज तो कंजर्व रहेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन 2 कैपेसिटर्स पर। हमें बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी इज डेसिपेटेड। ठीक है, तो पहले हम इनिशियल सिचुएशन की बात करते हैं जब बैटरी कनेक्टेड थी ओनली विद 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अब यहां पर क्या आप देख सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड
उसको हम क्यू नॉट बोल देते हैं, दैट इज इक्वल टू सी बी. C is 2 microfarad times V, which is 10. So this is 20 microcoulomb. Good. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि एनर्जी स्टोर निकालेंगे, U इनिशियल. आप बोलेंगे दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C. बिल्कुल सही. या फिर इसको आप हाफ सी वी स्क्वायर भी बोल सकते हैं. तो हम यहां लिखेंगे हाफ C, विच इज 2 माइक्रोफैरड टाइम्स V स्क्वायर. V स्क्वायर इज 100. 10 स्क्वायर इज 100. So this is coming out to be 100 microjoules. ठीक है. तो अब हमने यहां पर Q नॉट निकाल लिया और U इनिशियल निकाल लिया. अब हम देखते हैं फाइनल सिचुएशन. फाइनली हमने यहां से स्विच को ओपन कर दिया और यहां पर क्लोज कर दिया. तो यहां से कुछ चार्ज गायब हो जाएगा, बुम 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 बुम, और यहां पर कुछ चार्ज आ जाएगा. ओके. अब जो टोटल चार्ज है वो तो सेम रहा, टोटल चार्ज तो गायब होगा नहीं. देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आइसोलेटेड रहेगा. हाँ, तो यहां से टोटल चार्ज गायब नहीं हो सकता. तो पहले पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, अब वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेकिन टोटल पॉजिटिव चार्ज उतना का उतना ही है. ठीक है. अब हम ऐसा करेंगे कि यू फाइनल निकालेंगे. यू फाइनल इज इक्वल टू द चार्ज क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C इक्विवेलेंट. तो चार्ज अभी भी उतना का उतना है, इसलिए हमने लिखा है क्यू नॉट स्क्वायर, लेकिन C इक्विवेलेंट अब थोड़ा सा अलग हो गया है. अच्छा, C इक्विवेलेंट कैसे निकालें? वेल देखिए, यहां पर जो दो कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज में है या पैरेलल में. हम देख सकते हैं कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स इज सेम, इसलिए हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंगे. और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इनको लेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर C इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू द सम विच इज 2 माइक्रोफैरड प्लस 8 माइक्रोफैरड. सो दिस इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड. ये हो गया C इक्विवेलेंट. और U फाइनल हो गया Q नॉट स्क्वायर विच इज 20 माइक्रोकूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C इक्विवेलेंट विच इज 10 माइक्रोफैरड. And we get about 20 माइक्रोजूल्स. ठीक है. U इनिशियल हमको पता है, U फाइनल हमको पता है. अब हम रुके क्यों हैं? हम निकाल सकते हैं व्हाट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल डिवाइडेड बाय U फाइनल इनटू 100%. ये क्या है? ये है परसेंटेज ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी डेसिपेटेड आफ्टर द स्विच S is turned to position 2. So this is coming out to be equivalent to U initial minus U final. So 100 minus 20, this is 80 divided by U final, which is 100 into 100%. So this is basically 80%. अच्छा, 80% is given in option D. So इस क्वेश्चन में हमने सीखा how to calculate the energy. हमने दो फॉर्मूले देखे, हाफ CV स्क्वायर एंड Q स्क्वायर बाय 2C. तो आपको जो भी फॉर्मूला अच्छा लगे आप उसे लगा सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी 80% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर. तो 3 कैपेसिटर थे, तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग था. एक के अक्रॉस 20 वोल्ट था, दूसरे के अक्रॉस था ही नहीं 0 वोल्ट, तीसरे के अक्रॉस 5 वोल्ट था. इनका कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड. अब इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस. हमें बताना है कि व्हाट आर द फाइनल चार्जेस ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. फाइनल चार्जेस क्या क्या होंगे? तो इनिशियल चार्जेस आप निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू CB लगा करके, और फाइनल चार्जेस को आप मान लीजिए Q1, Q2 एंड Q3. दीज आर द फाइनल चार्जेस. तो इनिशियल चार्ज सबसे पहले हम लिखें, Q इज इक्वल टू CB हम लगाएंगे. सो इनिशियल चार्ज यहां पर आ गया C टाइम्स V. C है 5 माइक्रोफैरड, V है 20 वोल्ट. तो ये हो गया 5 टाइम्स 20 दैट इज 100 माइक्रोकूलम. ओके. अब माइक्रो बहुत आ रहा है यहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं. तो प्लस 100 माइक्रोकूलम एंड माइनस 100 माइक्रोकूलम. सो दीज आर द चार्जेस. अब हम चार्जेस लिखते हैं अक्रॉस 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस. यहां पर है 0 एंड 0, और फिर हम लिखेंगे अक्रॉस दिस थर्ड कैपेसिटर. तो Q इज इक्वल टू CB. सो C is 2 microfarad and V is 5. So
2 times 5, this is 10 microcoulomb, and we have minus 10 microcoulomb over here. अब ऐसा करते हैं, जो फाइनल चार्जेस हैं वो हैं प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 एंड प्लस Q3 एंड माइनस Q3. इस टाइप से ये चार्जेस हैं. तो Q1, Q2 और Q3 इनकी वैल्यूज हम माइक्रोकूलम में निकालेंगे. ठीक है, तो अब हम माइक्रो में ज्यादा उलझेंगे नहीं. हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइक्रोकूलम में. ठीक है, सो सबसे पहले आप चार्जेस की बात करिए. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनिशियली चार्ज इस वाले पोर्शन में टोटल कितना था. यह आइसोलेटेड पोर्शन है. इसमें जो इनिशियल चार्ज था उतना का उतना फाइनल चार्ज रहेगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड है. तो इनिशियल चार्ज इस पूरे पोर्शन में कितना था? आप बोलेंगे 100 प्लस 0. यस, तो आप बोलिए इनिशियल चार्ज वाज 100 माइक्रोकूलम. माइक्रो हम लगा नहीं रहे, आप 100 से समझ जाइए, इट इज इन माइक्रोकूलम. सो ये है इनिशियल चार्ज. अच्छा, फाइनल चार्ज कितना है? फाइनल चार्ज इज Q1 प्लस Q2. तो फाइनल चार्ज इज Q1 प्लस Q2. ठीक है, तो ये आई पहली इक्वेशन. अब दूसरी इक्वेशन देखिए. ये वाला जो पोर्शन है ये भी आइसोलेटेड है ना. अगर ये पोर्शन आइसोलेटेड है तो इस पे जो टोटल चार्ज इनिशियली था उतना का उतना टोटल चार्ज फाइनली रहेगा. फाइनली कितना चार्ज है? फाइनली आप बोलेंगे माइनस Q2 प्लस Q3. ये है फाइनल चार्ज. और इनिशियली कितना चार्ज था? 0 प्लस 10. ओके, तो 10 माइक्रोकूलम इनिशियल चार्ज था. ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन तो आ गई. अब तीसरी इक्वेशन. तीसरी इक्वेशन कैसे लिखें? हम अप्लाई करेंगे KVL. तो हम पॉइंट ए से चालू होंगे और वापस आकर के पॉइंट ए पर खत्म होंगे. सो पॉइंट ए से हम चालू हुए, हम कूदे पहले कैपेसिटर पर, हमारे पास में कुछ पोटेंशियल गेन हुआ. सो दैट इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय C1 विच इज 5 माइक्रोफैराड. यस, सो दिस इज पोटेंशियल गेन. अब हम कूदे दूसरे कैपेसिटर के ऊपर से. सो यहां पर पोटेंशियल गेन हुआ या ड्रॉप हुआ? आप देखिए, हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर कूदे, है ना. सो व्हेन वी जंप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तब पोटेंशियल गेन होगा या ड्रॉप होगा? गेन या ड्रॉप? गेन या ड्रॉप? पोटेंशियल ड्रॉप होगा. तो हम लिखेंगे माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2. यस, और तीसरे के अक्रॉस जब हम कूदे तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव पर कूदे, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा. हम लिखेंगे माइनस Q3 डिवाइडेड बाय 2 and this sum is equal to 0 because we have returned to point A. अब इस इक्वेशन की मदद से और ऊपर वाली दो इक्वेशन की मदद से हम फाइनली Q2, Q1 एंड Q3 इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेंगे. तो आइए पहली इक्वेशन की मदद लें. हम Q1 को लिखेंगे 100 माइनस Q2, इसको हमने 5 से डिवाइड करा. फिर उसके बाद में माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद में माइनस, अब जो Q3 है इसको हम लिख रहे हैं 10 प्लस Q2, इसको हमने डिवाइड करा 2 से, एंड दिस सम इज इक्वल टू 0. अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है. हमारे पास Q2 आने वाला है. सो दिस इज 200 एंड देन वी हैव माइनस 2 Q2 एंड देन वी हैव माइनस 10 Q2 एंड देन वी हैव माइनस 50. दिस सम इज 0. और यहां से आपके पास में Q2 आ गया. Q2 is 150 divided by 12. This is nothing but 75 by 6 in microcoulomb, of course. So 75 by 6 microcoulomb. So this is Q2. अब हम Q1 और Q3 भी निकाल सकते हैं. तो आइए थोड़ा सा डिफरेंट कलर लें, थोड़ी सी कलरफुल दुनिया अच्छी लगती है. So Q1 की बात करते हैं. So Q1 is equal to we can say it is 100 minus Q2. So 100 minus 75 by 6. So this is 525 divided by 6. This is Q1. और finally Q3 निकालना भी बहुत आसान. Q3 is equals to we can see 10 plus Q2. So 10 plus 75 by 6. And this is equal to 135 divided by 6. सारे के सारे माइक्रोकूलम में. So these three are the answers for this question. What a nice question. So finally हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया.
अब अगला क्वेश्चन है लैडर प्रॉब्लम। कभी कभी जब हम करंट डिस्कस करते हैं और कैपेसिटेंस डिस्कस करते हैं और लैडर प्रॉब्लम नहीं ली तो मजा नहीं आता। बिना लैडर प्रॉब्लम के क्या चैप्टर पढ़ा। सो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब आप देखिए हर ब्रांच के बाद कैपेसिटेंस डबल हो रहा है। तो पहले सी है, उसके बाद 2C है, फिर 4C है, उसके बाद 8C एंड सो ऑन। तो अब ए और बी के बीच में फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं x। सो दिस इज ए, दिस इज बी, और फाइनली पूरे लैडर को कंप्रेस करके हमने बनाया x इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जो भी आएगा, अभी हमें नहीं पता x क्या है। अब देखिए, अगर आप यहां पर सारे के सारे कैपेसिटर्स को इनका जो भी कैपेसिटेंस है उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो आपके पास में एक लैडर होगी, इनफाइनाइट लैडर, लेकिन वहां पर जो कैपेसिटेंसेस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, 2C 4C एंड सो ऑन। तो यहां पर आपके पास में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आना चाहिए ट्वाइस ऑफ x, इजंट इट? यस, ओके। तो यहां पर हमने 2 पॉइंट लिए E एंड F, इनके बीच में ट्वाइस ऑफ x आना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर वाला फिगर देखिए, उसके अंदर मैं आपको E और F दिखाऊंगा। अभी ऊपर वाला जो फिगर है जहां पर इनफाइनाइट लैडर है, वहां पर आप इन 2 पॉइंट्स को देखिए, दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F। इनका जो एक साइड है, जो इनका लेफ्ट साइड है उसको जाने दीजिए, लेकिन जो राइट साइड है वो इनफाइनाइट लैडर है कि नहीं? हाँ, वो इनफाइनाइट लैडर है, और वही का वही इनफाइनाइट लैडर हमने नीचे बनाया। यस। सो अब हम ऐसा करते हैं कि राइट साइड को भी लेते हैं और लेफ्ट साइड को भी लेते हैं। तो मैं बनाऊंगा पॉइंट ए एंड देन दिस पॉइंट बी, उसके बाद पॉइंट ए के बाद में है सी, उसके बाद यहां पर है सी, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ई एंड एफ, और ई और एफ के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू 2x। वाओ, अब फाइनली हमारा ये जो पूरा का पूरा हमने फिगर बनाया ये रिड्यूस होकर के x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर इक्विवेलेंट निकालें जल्दी से। सो c एंड 2x ये सीरीज में है या पैरेलल में? ये दोनों तो सीरीज में है, सो वी कैन राइट c, ये दोनों पैरेलल में है, सो वी कैन राइट c प्लस 2x। ठीक है, इन दोनों को हमने पैरेलल में लिया, वी राइट c प्लस 2x। उसके बाद में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ गया c प्लस 2x, वो इस c के साथ में सीरीज में है, इसलिए हम लिखेंगे c प्लस 2x टाइम्स c डिवाइडेड बाय c प्लस 2x, c प्लस 2x प्लस c, isn't it? This is that c। हाँ, सो ये जो रिजल्टेंट है ये किसके बराबर में आएगा? आप बोलेंगे c इक्विवेलेंट, लेकिन c इक्विवेलेंट तो x है, सो दिस इज इक्वल टू x। ओ आई सी, देन वी कैन राइट 2cx प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2cx, और 2cx and 2cx gets cancelled out and we get the value of x as c by root 2। फाइनली हमने x निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमेशा जब जब लैडर प्रॉब्लम आए तब तब हमको दिमाग लगाना चाहिए एक और लैडर बनाने का, और उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हमें निकालना चाहिए पुराने वाले लैडर के इक्विवेलेंट के टर्म्स में, और उसके बाद में फाइनल फिगर बना करके इक्वेशन निकाल करके उसको सॉल्व करना चाहिए, उससे हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा। नाइस। सो c by root 2 is the right answer for this question। अब अगला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और यहां पर थोड़ी सी सिमेट्री भी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज c। ठीक है, यहां पर हमें a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए, क्या आप यहां पर सिमेट्री देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर यहां पर हम एक मिरर लगा दें तो लेफ्ट हैंड साइड की इमेज राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड की इमेज लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर ये जो 2 जंक्शन है, इनके पोटेंशियल के बारे में आप क्या बोलते हैं? ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? अच्छा, सिमेट्री से अगर हम देखें तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट x एंड पॉइंट y, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल होंगे। हाँ,
अब अगर ये दोनों इक्विपोटेंशियल हैं तो बीच वाला जो कैपेसिटर है, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है? हाँ। तो क्या इस पे कोई चार्ज स्टोर होगा? नहीं। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा तो चाहे आप इसे यहां पर रखिए या फिर निकाल दीजिए, उसके कारण इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इंटायर थिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो इसको अगर हम निकाल देंगे तो हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आसानी से दिख जाएंगे, और उसलिए हमने इसको यहां से निकाल दिया। इसको निकालने पर भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एनीवे उस पर कोई चार्ज स्टोर हो ही नहीं रहा था। अब यहां पर देखिए, हमारे पास में 3 ब्रांचेस हैं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, ये है सबसे नीचे वाली ब्रांच, यहां पर है सी, उसके बाद में है मिडिल ब्रांच। मिडिल ब्रांच में सी एंड सी, दे आर इन सीरीज, तो इनको हम लिखेंगे सी टाइम्स सी डिवाइड बाय सी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू सी बाय 2। तो मिडिल वाली ब्रांच में हमने बनाया सी बाय 2, और उसके बाद आती है अपर ब्रांच। अपर ब्रांच में भी सी एंड सी, दे आर इन सीरीज, सो वी गेट सी बाय 2। अब ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर हमने बनाए, सी बाय 2, सी बाय 2 एंड सी। ये सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल में। सो व्हाट इज सी ए बी? दिस इज इक्वल टू सी बाय 2 प्लस सी बाय 2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 2c। सो सी ए बी और सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2c। तो इस तरीके से हमने सिमेट्री को यूज करा, सीरीज एंड पैरेलल को यूज करा, एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अब अगला वाला क्वेश्चन बेस्ड है डाइलेक्ट्रिक पर। A parallel plate capacitor having plates of area S and plate separation D has capacitance C1 in air। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, अच्छा सा, उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, और इसके बीच का प्लेट सेपरेशन था D, एरिया था S, और यहां पर जो कैपेसिटेंस था वो था C1 विच इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट S डिवाइडेड बाय D। और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन when two dielectrics of different relative permittivities, epsilon 1 equal to 2 and epsilon 2 equal to 4 are introduced between the plates as shown in the figure, the capacitance becomes C2। तो एक दिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी ने इंसर्ट कर दी और कैपेसिटेंस हो गया C2। we have to find the ratio C2 by C1। तो C2 by C1 रेशियो क्या होगा? तो C1 तो हमने निकाल लिया। अब बात इतनी सी है कि अगर हम C2 निकाल पाए तो हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन अ मिशन ऑन कैलकुलेटिंग C2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तब आप अपने कैपेसिटर को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दीजिए और सबको आप इंडिविजुअल कैपेसिटर की तरह ट्रीट करिए। तो यहां पर हमने इसको काट दिया खच्चैक, और फिर हमने ऊपर वाले हाफ को काट दिया खच्चैक, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ऊपर वाले पोर्शन को आप ऐसे बना दीजिए, एक ये वाला पार्ट और उसके बाद में ये वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप ऐसे बना दीजिए, नीचे है सिर्फ एक पार्ट। हाँ, सो नाइस। अब यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है 2, यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, और प्लेट सेपरेशन यहां पर तो D है लेकिन ऊपर D नहीं है। यहां पर कितना है? D बाय 2 एंड D बाय 2। अच्छा, एरिया यहां पर S है, लेकिन यहां पर एरिया है S बाय 2, यहां पर एरिया है S बाय 2, और यहां पर भी एरिया है S बाय 2। तो एरिया सब जगह बराबर है S बाय 2। अब हम करेंगे क्या? हम यहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस फाइंड करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, और फाइनली फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे। तो यहां पर आप मान लीजिए C3, यहां पर आप मान लीजिए C4, और यहां पर आप लिख दीजिए C5। C5 निकालना बहुत आसान, इट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब हम कैपेसिटेंस लिखेंगे तो चालू करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 2। उसके बाद क्या करें? उसके बाद हमारा पुराना इप्सिलॉन नॉट, उसके बाद एरिया ओवर हियर इज S by 2 एंड वी डिवाइड इट बाय D। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां पर C5 आया, इप्सिलॉन नॉट S डिवाइडेड बाय D। अब आइए C3 एंड C4 भी निकालें। C4 कैसे निकालें? सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? 4, उसके बाद इप्सिलॉन नॉट
उसके बाद एरिया कितना, S/2 डिवाइडेड बाय प्लेट सेपरेशन। अब बताइए प्लेट सेपरेशन कितना, क्या D? प्लेट सेपरेशन क्या यहां पर D है? नहीं, यहां पर प्लेट सेपरेशन है D/2 और C4 की वैल्यू हो गई 4 एप्सिलॉन नॉट S/D। टिन टिन टिन। नाउ C3 की वैल्यू कितनी, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बाद हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट एरिया S/2 डिवाइडेड बाय प्लेट सेपरेशन D/2। दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 एप्सिलॉन नॉट S डिवाइडेड बाय D। ठीक है, तो C3 हमने निकाला, C4 हमने निकाला, C5 हमने निकाला। अब फाइनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। सो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, अब ऊपर वाले जो दो कैपेसिटर्स हैं ये दोनों हैं सीरीज में, एक के बाद एक हैं। यहां पर हम लिखेंगे C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4, और ऊपर वाली जो ब्रांच है वो नीचे वाली ब्रांच के साथ में पैरेलल में है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटेंसेस को ऐड कर देंगे डायरेक्टली। सो वी ऐड C5 एंड वी विल गेट C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट इस केस में कहला रहा है C2। नाउ C3 C4 divided by C3 plus C4. So we can see 2 plus 4, 2 times 4 is 8, 2 plus 4 is 6, and then we have epsilon naught S/D, and C5 is epsilon naught S/D, and finally C2 is coming out to be 4 plus 3, 7 divided by 3 epsilon naught S/D. This is C2. और बताइए C1 कितना था? C1 हमने पहले निकाला था, isn't it? C1 था एप्सिलॉन नॉट S/D। तो आइए C1 वापस लिखें, C1 इज एप्सिलॉन नॉट S/D। ठीक है, अब रेशियो, व्हाट इज द रेशियो? C2 by C3, C2 by C1, दिस इज इक्वल टू 7/3। तो कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा? कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी और कैपेसिटेंस बढ़ गया। सो 7/3 इज द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी डाइलेक्ट्रिक पर बेस्ड है, लेकिन यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये थोड़ा सा अंतर है। Figure shows a parallel plate capacitor having square plates of edge A and plate separation D. The gap between the plates is filled with dielectric medium of dielectric constant K, which varies parallel to an edge. K is equals to K naught plus alpha x, where K naught and alpha are constants and x is the distance from the left hand. Calculate the capacitance. यहां पर हमें total capacitance calculate करना है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब k वेरिएबल है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम ऐसा करेंगे कि एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये काला वाला एलिमेंट लिया, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे सो इट विल लुक लाइक दिस, ओके। और ये जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज बेसिकली d, और ये वाली जो लेंथ है दिस इज dx एंड दिस लेंथ इज a, ओके। और ऐसे बहुत सारे हमारे पास में एलिमेंट होंगे, बहुत सारे, लेकिन विशेषता यह है कि वो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे एक दूसरे के साथ में पैरेलल में होंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज बेसिकली सेम। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, इसलिए सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो सी इक्विवेलेंट होता है उनका सम। सो सी इक्विवेलेंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dc, where dc is the capacitance of a element। अब आइए, ये वाला जो एलिमेंट है, ये काला वाला, इसका कैपेसिटेंस dc है, इसकी वैल्यू लिखें। वो क्या होगी? वो होगी सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज k नॉट प्लस अल्फा एक्स, उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में एरिया क्या है? एरिया कितना है? यहां पर आप एरिया कितना लेंगे बताइए? वेल, एरिया है we can see this a times dx, isn't it? तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया a times dx and we divided by separation is d, okay?
तो dx वाला जो d है और जो सेपरेशन वाला d है उनको कैंसिल नहीं करना हमको, वो सेम नहीं है। सो दिस इज dc और इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास आएगा c इक्विवेलेंट। अंडरस्टूड? यस। सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी? आप बोलेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी फ्रॉम 0 टू a, फ्रॉम 0 टू a। सो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करने के बाद में आंसर तक पहुंचेंगे। खैर हम यहां पर भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए। सो वी से टाटा बाय बाय टू फिगर एंड नाउ वी परफॉर्म इंटीग्रेशन। c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, अब a को आप बाहर ले लीजिए और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट को भी आप बाहर ले लीजिए और उसके बाद आपके पास आ रहा है k नॉट टाइम्स a प्लस अल्फा a स्क्वायर बाय 2 और d को आप बाहर लिख दीजिए। अब यहां से आप a को और कॉमन ले सकते हैं। सो c इक्विवेलेंट विल बी a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d टाइम्स k नॉट प्लस अल्फा a बाय 2। सो दिस इज c इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा एंड दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। सो अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक्स की बात करी है। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, लेकिन थोड़े से एक ब्रेक के बाद। ये जो ब्रेक है यहां पर हम बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी की, उसके बाद दो अच्छे अच्छे डाइलेक्ट्रिक पर क्वेश्चंस हैं। So the energy density in a parallel plate capacitor is given by 2.1 into 10 raised to power minus 9 joules per meter cube. The value of electric field in the region between the plates is। तो हमारे पास में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। अच्छा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यस, दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, दिस टाइम्स 2 divided by epsilon naught. Epsilon naught is, by the way, 8.85 into 10 raised to power minus 12 and we take the whole root of that और फाइनली कैलकुलेशन करने पर आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 21.6। सो दिस इज E। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस बेबी क्वेश्चन। तो ये था छोटा सा एक ब्रेक। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now a parallel plate capacitor of plate area A and plate separation D is charged to potential difference V and then the battery is disconnected। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया और फिर बैटरी का काम खत्म, इसलिए बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया और जो कैपेसिटर चार्ज हो रखा है उसके पास में जितना चार्ज स्टोर हो गया था उतना का उतना चार्ज स्टोर रहेगा। वो बड़ा खुश था। A slab of dielectric constant K is inserted between the plates of the capacitor to fill the space between the plates। तो हमने कहा ये बीच में खालीपन है, इसको भर देते हैं, इसकी जिंदगी में थोड़ा सा खुशियां भर देते हैं। तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया और वहां पर भर दिया। उसके बाद if Q dash, E dash and delta U denote respectively the magnitude of charge on each plate, the electric field between the plates after the slab is inserted and the change in potential energy in the process of inserting the slab, then we have to find Q dash, E dash and delta U। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के कारण जो नया चार्ज है वो हमको निकालना है, नई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और नई हमको ये भी बताना है कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब चीजें हमें बतानी है। खैर हम पूरा एनालिसिस करते हैं, इनिशियल INITIAL और फाइनल FINAL। हम दोनों केसेस में जितने भी पैरामीटर हैं सबको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस C नॉट इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। इनिशियली इतना कैपेसिटेंस था और चार्ज कितना था? वेल Q इज इक्वल टू CV। सो Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट टाइम्स V। इतना चार्ज इनिशियली था, ठीक है। अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं? फाइनली हमने सबसे पहले तो बैटरी हटाई, तो बैटरी को हमने रिमूव करा, बुम बुम बुम। तो बताइए चार्ज चेंज होगा क्या? चार्ज तो वही का वही रहेगा। अभी चार्ज था C नॉट टाइम्स V, C नॉट टाइम्स V प्लस C नॉट टाइम्स V माइनस C नॉट टाइम्स V।
और हमने बैटरी हटा दी, तो चार्ज तो उतना का उतना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज हाउ वी इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब चार्ज क्या चेंज होगा? नहीं, चार्ज तो वही रहेगा। सो फाइनल चार्ज Q, दिस इज इक्वल टू C नॉट V, दिस इज इक्वल टू Q नॉट। फाइनल चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q इज इक्वल टू Q नॉट। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या वो चेंज हो जाएगा? हाँ, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है। सो इप्सिलॉन नॉट के सामने, उसके पास में, बगल में, पड़ोसी की तरह हमारे पास में आ जाता है K। सो वी हैव K इप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर चार्ज वही का वही रहा, बिकॉज बैटरी वॉज डिस्कनेक्टेड। अब हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? वो था V। V को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन टाइम्स D। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पुरानी वाली थी, दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ V। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय सेपरेशन D। ओके। अब यहां पर जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी V डिवाइडेड बाय D, और अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, बूम, लाइक दिस। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गई। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज V डिवाइडेड बाय KD। ऐसा